देखिए कल हमने आपको बताया था कि अगर कोई वेक्टर ए बराबर है xi प्लस yj प्लस z, जहाँ ए वेक्टर कुछ इस प्रकार से डेवलप होगा कि मान लीजिए ये ए वेक्टर है, तो इसके समांतर रेखा हम मूल बिंदु से खींचेंगे इतनी लंबाई की, तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा ये एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रहा है, वाई से कितना बना रहा है और जेड से कितना बना रहा है। क्लियर हो रही है बात? ये आपका ए बी वेक्टर जो ए वेक्टर से निकलते हमने इसके समांतर वेक्टर यहाँ से खींच लिया मूल बिंदु से, ये पी आ गया ओपी जो है इस वेक्टर के समांतर है। तो ये ओपी वेक्टर एक्स एक्स से जो कोण बना रहा है उस कोण का नाम हम रखते हैं अल्फा, वाई से जो बना रहा है वो बीटा और जेड से जो बना रहा है वो गामा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस अल्फा, कॉस बीटा तथा कॉस गामा कहलाते हैं द्विकोणीय। किसके? सदिश ए बी अर्थात ए। तो दुनिया के जितने भी सदिश हैं सबके द्विकोणीय होती है, क्योंकि सभी के समांतर हम रेखा मूल बिंदु से होती हुई खींच लेंगे और वहां से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से कोण निकाल देंगे, उसका कॉस ले लेंगे। जैसे कॉस लेंगे उन कोणों का तुरंत क्या निकल आएगा? द्विकोणीय निकल आएगा। द्विकोणीयों का नाम रखा गया एल, एम और एन। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ये हम कल सिद्ध करके बता चुके हैं, वीडियो भी अपलोडेड है, आप देख लेना कि कॉस अल्फा का मान होता है आई का गुणांक यानी एक्स वियोजन बटे ए वेक्टर का मान। और किसी भी वेक्टर का जो मॉड होता है, जो परिमाण होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। ये मुझे बाबा इतना बड़ा ना लिखना पड़े, उसके लिए मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ वेक्टर के। क्लियर है? एम का मान होगा वाई वियोजित भाग वाई एक्स के अनुदिश वाई, और कॉस गामा यानी एन का मान होगा जेड बटे मॉड। तो जब भी आपको कोई वेक्टर दिया होगा तो उस वेक्टर में आप तुरंत उसके आई के गुणांक को लेके अगर हम भाग कर देंगे उस वेक्टर के परिमाण से, ठीक है, तो तुरंत आपके पास कॉस अल्फा पहला द्विकोणीय निकल आएगा। दूसरा निकालना है कॉस बीटा, तो वाई का जो गुणांक है बटे उसको परिमाण से भाग देंगे। किसी वेक्टर का परिमाण कैसे निकलता है? वर्गमूल आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। क्लियर हो गया? उसके बाद आ जाते हैं द्विक अनुपात। द्विकोणीयों के बाद तुरंत पढ़ते हैं हम इसके बारे में। द्विक अनुपात, द्विक अनुपात होते हैं किसी भी वेक्टर के, जैसे द्विकोणीय होती हैं, उन द्विकोणीयों का अगर हम अनुपात ले लें तो द्विकोणीयों का जो अनुपात होता है वही द्विक अनुपात कहलाता है। अगर हम ये कहें कि a, b तथा c किसी सदिश a के, a पर मैंने ऊपर कैप लगा दिया, कैप का मतलब सदिश है, और ये क्या है? ABC द्विक अनुपात है। बहुत ही बारीक अंतर है, ऊपर डंडा लग गया सदिश, सदिश ए अलग मुद्दा है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है उसका ABC से, और ए एक अलग मुद्दा है ABC। ये ABC है क्या कि अगर आप द्विकोणीयों का अनुपात लें, L अनुपात M अनुपात है, तो कुछ ना कुछ तो आगे सिंप्लीफाई हो गए, उसी को हम कहते हैं द्विक अनुपात। के कौन है? द्विक अनुपात हैं, ये मैं कल बता चुका हूँ। तो आपके पास द्विक अनुपातों का जो अनुपात है वो बराबर होगा द्विकोणीयों का। चलो द्विकोणीयों का मान रखो ना, एक्स बटे वर्ग मॉड, क्यों? और अनुपात वाई बटे मॉड अनुपात जेड बटे मॉड। तो ये अनुपात कितना आ गया? एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। यानी द्विकोणीयों का जो अनुपात आता है वो अनुपात आई जे के गुणांकों का अनुपात होता है। समझ आ रहा है? और अगर मुझे दो बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदुओं से किसी सदिश का निर्माण करना है, तो x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, तो अनुपात x2 - x1 को अनुपात y2 - y1 अनुपात z2 - z बनाए। क्लियर हो रही है बात? यहाँ तक की तो बात पूरी हो गई थी। अब हम इससे आगे बात करते हैं। किसी रेखा का समीकरण जो एक सदिश B के समांतर है तथा बिंदु
ए से होकर जाती है। या मैं थोड़ा सा और इसे मॉडिफाई करूं और अच्छे से आपको बताऊं तो बिंदु तथा उस बिंदु से होकर जाती है जिसका स्थिति सदिश ए है। बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। एक वेक्टर v है, वेक्टर b जो है वो पूरा सदिश b है, वो दो बिंदुओं को मिलाने से बना है, और a जो है वो किसी बिंदु का स्थिति सदिश है। कहने का मतलब एक ऐसी रेखा का समीकरण निकालना है जो एक बिंदु उस पर स्थित है, और अगर मैं मूल बिंदु की बात करूं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है, तो मूल बिंदु के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश a है। कहने का मतलब है OA अगर मैं निकालूंगा तो वो a वेक्टर है, और इस बिंदु का निर्देशांक अगर x, y, z मानूं तो OA का मान आ जाएगा xi प्लस yj प्लस z। ये बात समझ में आई कितने बच्चों को? तो किसी बिंदु, कहीं भी कोई बिंदु है, उसके संगत जो स्थिति सदिश होता है वो जो x, y, z निर्देशांक हैं उनको i, j, k से गुणा करके जब जोड़ देते हैं, यानी a का मान बनेगा xi प्लस yj प्लस z। अब ये x1, y1, z1 में कर दूं तो ये x1i, x1j, ये जनरलाइज बात है कि कोई भी अगर हमारे पास बिंदु है और उस बिंदु के निर्देशांक जो भी हैं उनमें x निर्देशांक होगा, y निर्देशांक होगा, z निर्देशांक होगा, तो x निर्देशांक को i से गुणा करो, y निर्देशांक को j से गुणा करो, z निर्देशांक को k से गुणा करके अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो जो भी वेक्टर आता है वो बिंदु A का स्थिति सदिश कहलाता है, और स्थिति सदिश को कहते हैं अंग्रेजी में पोजीशन वेक्टर। तो अगर मैं इसे कहूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, तो ये कहा, ये मैं पहले बता चुका, कोई दिक्कत इसमें? अब एक सरल रेखा है हमारे पास, मतलब एक और वेक्टर है, वो वेक्टर पूरा पूरा वेक्टर है, और उस वेक्टर की जो दिशा है वो ये है, और ये जो रेखा हम निकालने जा रहे हैं ये रेखा इस दिए गए बी वेक्टर के समांतर है, क्योंकि रेखा किसी बिंदु से होकर जाती है। एक बिंदु से तो करोड़ों रेखाएं होकर जा सकती हैं, एक बिंदु से तो जितनी चाहो उतनी रेखाएं पास करा दो, लेकिन मैं कहूँ भाई इसके समांतर वाली रेखा कौन सी है, तो इसके समांतर वाली जो रेखा है वो विशेष रेखा होगी और एक ही होगी। तो किसी रेखा की पहचान करने के लिए एक बिंदु पता होना चाहिए जिससे होकर जा रही है, और ये पता होना चाहिए किसके समांतर है। तो जो रेखा है हमारी वो किसके समांतर है? बी वेक्टर के। समझ में आ गई बात? अगर इस पर एक बिंदु और ले लूं P, x, y, z, क्योंकि किसी भी वक्र का समीकरण निकालने के लिए उस पर वेरिएबल बिंदु तो होना चाहिए ना। ये बिंदु तो फिक्स है, और ये P बिंदु कहाँ है? ये पूरी रेखा में कहीं भी हो सकता है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं भी हो सकता है उसकी पोजीशन। तभी तो सरल रेखा का निर्माण होगा। सरल रेखा का निर्माण दो बिंदुओं से होता है, एक बिंदु नोन है और दूसरा अननोन है। अननोन वाला हमेशा क्या होगा? x, y, z। इसलिए समीकरण आपने पढ़ी होंगी ax प्लस by प्लस c बराबर 0। एक्स वाई क्या है? वो वेरिएबल पॉइंट है जो पूरी रेखा में कहीं भी हो सकता है। तभी तो हमें सवाल में दिया होता है कि रेखा इस बिंदु से होकर जाती है, तो हम वेरिएबल पॉइंट को वो वाला बिंदु मान लेते हैं, तो जो कंडीशन है वो वहाँ निकल कर आ जाती है। ठीक है, अब आगे, अगर ये बिंदु P है तो इस P का O के सापेक्ष जो स्थिति सदिश होगा वो हमेशा R होगा, और इसके सापेक्ष इसका स्थिति सदिश कितना है? A। OA को तो एक आया ना, ये A है, इसकी दिशा क्या है? ये है, इसकी दिशा क्या है? ये। समझ आ रही बात? R की दिशा है यहां से यहां। जरा ट्रायंगल लॉ लगा देना। त्रिभुज OAP में वेक्टर ट्रायंगल वेक्टर लॉ लगा देना। क्या था? OA प्लस AP प्लस PO बराबर 0। भाई एक दिशा चलती ना, OA प्लस AP प्लस PO कितना होना चाहिए? 0। ये तो ट्रायंगल लॉ है हमारे पास। अरे तुम तो प्रश्न
वैसे बात वो आ जाएगी, घबराओ ना, वो आ जाएगा। तुम टेक्निक समझो जो हम बता रहे हैं। OA प्लस AP प्लस BO कितना होगा? 0। अच्छा OA का मान कितना है? ए वेक्टर AP का कितना है? ए बी ए R AP अच्छा R इधर AP है, ठीक है, प्लस OPR है और ये कितना लिखा है? P को, तो इसको इधर ले जाओ, माइनस PO हो जाएगा और माइनस को उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा? ओपी क्योंकि PO वेक्टर माइनस OP वेक्टर के बराबर है। विपरीत सदिश। अरे ठीक है, तो AP का मान कितना है? OP माइनस A यानी R माइनस। अगर मैं इतना ना समझाता तो मैं ये भी कह सकता था AP बराबर OP माइनस O, ठीक है। तो जो बच्चे नए आए हैं मैंने आज सिद्ध करके भी दिखाया। वैसे ये सीधा सीधा सिस्टम होता है, AP बराबर OP यानी P का स्थिति सदिश माइनस सबसे ये निकल आया, यानी ये वेक्टर जो निकल कर आया वो कितना निकल कर आया? R माइनस। अब ये जो AP वेक्टर है, AP सदिश है, ये किसके समांतर है? B। ये तो दिया है, AP जो है समांतर है वो समांतर है किसके? बी वेक्टर। B वेक्टर। अगर दो वेक्टर समांतर होते हैं तो क्या कहलाते हैं वो? पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। चलो ऐसे ही मान लो ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? पैरेलल वेक्टर है। अगर पैरेलल वेक्टर की क्या कंडीशन होती है? पैरेलल वेक्टर है तो AP बराबर लैम्डा B होगा। याद आया? दो वेक्टर अगर समांतर वेक्टर हैं तो एक वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके आएगा। नहीं तो आज के बाद याद रख लो अगर भूल गए हो तो। दो वेक्टर अगर समांतर हैं तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के बराबर होगा जबकि हम दूसरे वेक्टर को किसी न किसी संख्या से गुणा करें। फॉर एग्जाम्पल मान लो लिखा है 3i प्लस 2j प्लस 5k और लिखा है 6i प्लस 4j प्लस 10k। इसमें से दो कॉमन ले लेना, कितना आ गया? 3i प्लस 2j प्लस 5k। तो हम कहेंगे ये वाला वेक्टर जो है वो किसके समांतर है? इस वाले वेक्टर के समांतर, ठीक है। AP का मान कितना है? R माइनस बराबर लैम्डा B। तो R का मान कितना है? A प्लस लैम्डा। ये समीकरण निकल आई उस सरल रेखा की जो बिंदु A से होकर जाती है, यानी उस बिंदु से जाती है जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है? A और B रेखा B के समान। अब ये तो मैंने पूरा सिद्ध करवाया। अब आप याद क्या रखोगे? आप याद ये रखोगे अतः बिंदु A से जाने वाली, जब मैं इसे बिंदु कह रहा हूं तो इसका मतलब ये पोजीशन वेक्टर है, और जब मैं बिंदु नहीं कहूंगा इसका मतलब ये साधारण वेक्टर, ठीक है। बिंदु A से जाने वाली तथा सदिश B के समांतर रेखा का समीकरण R बराबर A प्लस लैम्डा B हो। समझ में आ गया अच्छे से? अब सवाल आपसे जब पूछेगा तो आपको क्या पहचानना है? पैरेलल वेक्टर पहचानना है कौन सा है, और स्थिति सदिश पहचानना है। पैरेलल वेक्टर को क्या कह दोगे? B, और स्थिति सदिश को क्या कह दोगे? बस यही खेल करना है सारे सब, ठीक है। पोजीशन वेक्टर पहचानो और पैरेलल वेक्टर पहचानो। पैरेलल वेक्टर को लैम्डा से गुणा कर दो और उसमें पोजीशन वेक्टर जोड़ दो, R के बराबर रख दो। हाँ, ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन। कौन सी फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन। ये है आपके पास विच इज यानी किसी लाइन के लिए जो समीकरण है रेखा का वो किस रूप में है? सदिश रूप में। अब हम निकालेंगे कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। कार्टेशियन फॉर्म मतलब कार्तीय रूप, यानी सरल रेखा का
तो सरल रेखा का समीकरण दो रूपों में आपसे एग्जाम में पूछा जाए, या तो घातीय रूप पूछ लेगा वो, या वेक्टर रूप। तो पहले वेक्टर रूप ही याद कर लीजिए आप, और वेक्टर से ही हम कार्तीय निकालेंगे। यदि भाई आर क्या है, आर भी तो पोजीशन वेक्टर है। यदि बिंदु P के निर्देशांक x, y, z हों तथा बिंदु A के निर्देशांक x1, y1, z1, यानी वो मैंने पहले बना दिया, P के निर्देशांक x, y, z और A के निर्देशांक x1, y1, z। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो OA जो है वो तो आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, x1i प्लस y1j प्लस z1 के, और OA को हमने क्या कहा था, ये है क्या, ये है बिंदु A का स्थिति सदिश। ऐसे ही OP क्या होगा, ये R वेक्टर होगा, और ये क्या बनेगा xi प्लस yj प्लस z के। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। और ये क्या है, बिंदु P का स्थिति, कौन बचा, वेक्टर B। वेक्टर B एक साधारण वेक्टर है। तो वेक्टर B जो है तथा सपोर्ट वेक्टर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, सपोर्ट वेक्टर है ना, कि इसके सपोर्ट में इसके पैरेलल सरल रेखा जो है वो इस वेक्टर के पैरेलल, तथा सदिश B जो है वो हमने मान लिया a1i प्लस b1j प्लस c1k। अब कुछ किताबों में ये दे रखा है ABC, कुछ किताबों में ये दे रखा है a1, a2, a3। ठीक है, जितनी किताबें उठाओगे उसमें अलग अलग दे रखा है। कुल मिला के मकसद यही है कि ये जो वेक्टर का निर्माण होगा, ये वेक्टर का निर्माण बिंदुओं से नहीं होगा, ये सीधा सीधा वेक्टर आपको दिया होगा। ठीक है, जैसे वेक्टर होता है 4i प्लस 5j प्लस 7, वो बिंदु के स्थिति सदिश से नहीं आया है, वो सीधा सीधा वेक्टर आपको दे रखा है, जिसका निर्माण दो बिंदुओं को मिलाने से हुआ है, जिन बिंदुओं को घटाने के बाद ये x, y, j आए हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। आपको सीधा वेक्टर मिलेगा सपोर्ट वेक्टर, अगर वो सपोर्ट वेक्टर a1i प्लस b1j प्लस c1k है। ठीक है, तो उस स्थिति में अगर मैं वेक्टर की इक्वेशन को फिर से लिखूं, कैसा है, समांतर वेक्टर है सरल रेखा के समांतर सदिश है, तो हम जानते हैं r माइनस a बराबर कितना होता है, लैम्डा इंटू बी। ये तो समीकरण था हमारा, r माइनस a बराबर लैम्डा इंटू बी। जरा मान रख देना, xi प्लस yj प्लस zk माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k बराबर लैम्डा इंटू a1i प्लस b1j प्लस c1। ये मैं इसलिए सिद्ध करवा रहा हूँ, अब तक तो मैं ये चैप्टर ही खत्म करवा चुका होता। ये मैं आपको बता रहा हूँ ये आए कहाँ से, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा ये समीकरण कहाँ से आए, कैसे आए, मैं सवाल में आपसे कहता बी का मान रख दो, ए का मान रख दो, आप ये नहीं पहचान पाते ए बिंदु का मान है या पैरेलल वेक्टर का मान। ठीक है, अभी तो चीज़ें और उलझेंगी आगे जाके। तो अगर ये बेस आपका वीक रह गया तो आगे आपको समझ में आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रट के सवाल तो करके ले जाओगे, लेकिन जरा सा भी एग्जाम में सवाल घूमा तो वहाँ जो है बच्चे कर नहीं पाते। और इतना बढ़िया सिस्टम है इसका कि 8 नंबर 6 नंबर का सॉलिड सवाल आता है और उसमें खाली डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है पूरे 12th के मैथमेटिक्स में। मतलब मैट्रिक्स भी इसके आगे फेल है नंबर स्कोर करने में, और सॉलिड मार्क्स मिलते हैं इसमें। तो ये कितना हो गया भाई, जरा जरा देखो, x माइनस x1 i, y माइनस y1 j और z माइनस z1 के बराबर लैम्डा
A1i प्लस लैम्डा B1j प्लस लैम्डा C1। अच्छा ये बताओ, दो वेक्टर बराबर है, ये x अक्ष की दिशा में वियोजित भाग है, ये x अक्ष की दिशा में वियोजित वेक्टर है, वेक्टर का भाग है, ये y अक्ष की दिशा में और ये, तो जब ये आपस में बराबर है तो x वाला x के बराबर होगा, y वाला y के और z वाला z। यानी यहाँ से पता लगा हमें x माइनस x1 बराबर लैम्डा A1, y माइनस y1 बराबर लैम्डा B1 और z माइनस z1 बराबर लैम्डा C1। यहाँ से हमें पता लगा लैम्डा बराबर आ रहा है x माइनस x1 अपॉन A1, यहाँ से लैम्डा बराबर आ रहा है y माइनस y1 अपॉन B1 और यहाँ से लैम्डा बराबर आ रहा है z माइनस z1 अपॉन C1। तीनों किसके बराबर है? लैम्डा के, तो ये आपस में ही बराबर होंगे। क्या x माइनस x1 अपॉन A1 बराबर y माइनस y1 अपॉन B1 बराबर z माइनस z1 अपॉन C1 बराबर किसके हैं? ये सरल रेखा का कार्तीय रूप है और इसमें ये x1 y1 z1 क्या है? वो बिंदु जिस बिंदु से सरल रेखा पास होकर हो रही है, और a1 b1 c1 क्या है? जो हमें दिया हुआ वेक्टर है। अब हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने द्विक अनुपात निकाले तो द्विक अनुपात जो निकल कर आए वो x अनुपात y अनुपात z निकल कर आए इस वेक्टर के, यानी जो i का गुणांक था वो इस वेक्टर का द्विक अनुपात। क्लियर है? ये y जो j का गुणांक था वो भी इस वेक्टर का द्विक अनुपात है, क्योंकि हर वेक्टर के 3 द्विक अनुपात होंगे। तो अगर मैं ये कहूँ कि a1 b1 c1 क्या है, यहाँ पर पैरेलल वेक्टर के समांतर जो सदिश है उसके द्विक अनुपात, यानी जो नीचे लिखे जाएंगे वो द्विक अनुपात लिखे जाएंगे, और x में से और y में से और z में से जो घटेगा वो बिंदु घटेगा जिस बिंदु से ये होकर जाए। ये आपको दिमाग में बिल्कुल बैठा लेगा कि सरल रेखा का कार्तीय रूप होगा। पहली बात तो हमें क्या क्या चाहिए कार्तीय रूप के लिए? एक बिंदु चाहिए, एक पैरेलल वेक्टर चाहिए। जो पैरेलल वेक्टर होगा उसमें i j k के गुणांक क्या होंगे? द्विक अनुपात होंगे, और जो बिंदु होगा उसमें निर्देशांक होंगे। वहाँ से कौन मिलेगा? x1 y1 z1, और पैरेलल वेक्टर से कौन मिलेगा? a1 b1 c1, और तुरंत समीकरण निकल आएगा x माइनस x1 बटे a1 y माइनस y1 बटे b1 z माइनस z1 बटे c। बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए बहुत ध्यान से।